किशनगढ़ राज्य में राजा रणजीत सिंह का राज था। किशनगढ़ राज्य की महारानी चंद्रकांता को सभी लोग पसंद करते थे। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम राजकुमार वीर था। राजकुमार रणजीत सिंह अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। सभी राज दरबारी भी हाथ बांधे वहीं खड़े थे। तभी बाहर से राजदूत आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए, क्या सूचना लाए हैं? महाराज, सूचना ये है कि पड़ोसी राजा विक्रम सिंह की सेना किशनगढ़ राज्य पर आक्रमण करेगी। विक्रम सिंह जानता नहीं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुझे कोशिश नहीं, काम चाहिए। लेकिन सबसे पहले दुश्मन के बारे में पता लगाओ कि उसके पास कितने हथियार, सैनिक और घोड़े हैं। फिर हम रणनीति बनाएंगे कि हमें उसका मुकाबला कैसे करना है। रणजीत ने सबको समझा दिया और सारे लोग अपने काम पर लग गए। आज की सभा यहीं समाप्त हुई। चंद्रकांता अपने कक्ष में बैठी थी। तभी वहां रणजीत भी आ गया। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह ने हम पर हमला करने की योजना बनाई है। विक्रम सिंह को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन मैं राज्य में शांति चाहता हूँ। ये समय भावुक होकर सोचने का नहीं है। अगर दुश्मन आ रहा है तो हमें उसका जवाब तो देना ही होगा। चंद्रकांता ने रणजीत को साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है महारानी, हम भी विक्रम सिंह को जवाब देंगे। मैं तुम्हारे विजय होकर लौटने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजा रणजीत सिंह ने चंद्रकांता की बात मान ली और वह वहां से चला गया। राजा रणजीत सिंह अपनी रणनीति बनाने लगा, जिसके लिए उसने अपने मंत्री चतरू को बुलाया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें ये तो ज्ञात होगा कि हम पर आक्रमण होने की आशंका है। आशंका नहीं महाराज, ये तो तय है। फिर तुमको खुद ही समझ जाना चाहिए कि तुम हमारे किस काम आ सकते हो। समझ गया महाराज, मैं आपके कहने से पहले ही सारी सूचना ले आया हूँ। अच्छा तो बताओ, फिर उसी हिसाब से युद्ध की रणनीति तैयार की जाए। महाराज, राजा विक्रम सिंह की राजकुमारी वैशाली इस युद्ध की बागडोर संभाल रही है। अच्छा, तो एक लड़की हमसे लड़ने की जुर्रत कर रही है। महाराज, उनके पास कुल 100 सैनिक हैं और 100 ही घोड़े हैं, एक हाथी, और राजकुमार वैशाली स्वयं हमारी ओर बढ़ रही है। कदापि नहीं, हम एक महिला से कभी नहीं लड़ेंगे। महिला पर हाथ उठाने से पाप लगेगा। लेकिन महाराज, हम अगर पीछे हटेंगे तो अपने राज्य से हाथ धो बैठेंगे। हाँ, लेकिन हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो भी सब यही कहेंगे कि एक कमजोर महिला से युद्ध जीत गए। लेकिन अगर हार गए या पीछे हट गए तो भी सब यही कहेंगे ना कि एक महिला से डर गए। क्या करूं चतुरु, बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। राज्य की इज्जत और भविष्य का सवाल है। अब तुम ही कोई सलाह दो। महाराज, मैं तो कहता हूँ हम अपने दूत को वार्ता करने भेजते हैं। शायद वहाँ से राजकुमारी वापस लौट आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी जवान है, इसलिए जोश में होश खो बैठी है और बिना सिर पैर के युद्ध करने निकली है। ठीक है महाराज, मैं किसी विश्वसनीय दूत को भेजता हूँ, आज्ञा दीजिए। जाओ और कोई शुभ संकेत हमारे लिए लेकर आओ। चतरू राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया। चतरू ने एक दूत जीत को अपने पास बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें राजकुमारी वैशाली के पास जाना है। जी सरकार। अपने साथ तुम धनराज को भी ले जाओ और रानी से वापस लौट जाने की वार्ता करके आओ। जी सरकार, मैं अभी यहाँ से राजकुमारी के पास निकल रहा हूँ और जल्द ही शुभ समाचार आपको सुनाऊंगा। ठीक है, अब बिना देरी के जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जीत ने चतरू से आज्ञा ली और धनराज को लेकर राजकुमारी वैशाली के पास वार्ता करने निकल गया। जीत और धनराज रास्ते में चले जा रहे थे। चलते चलते सुबह हो गई थी। तभी दूर जंगल में उन्हें राजकुमारी अपनी सेना के साथ दिखाई दी। सामने इतने सारे लोग हैं, हम वापस तो बचेंगे ना? हम क्या इनसे युद्ध करने आए हैं? हम तो सिर्फ बात करने आए हैं, तो हमें ये क्यों मारेंगे?
फिर भी आराम से ही बात करना, कभी हमारी ही दावत ना बना दें ये लोग। तू देखना कि बातचीत में मैं कितना कुशल हूँ। सब निपटा कर जाऊंगा और राजा साहब से इनाम भी लूंगा। दोनों बराबर हिस्से में बटेंगे, क्योंकि जान जोखिम में दोनों डाल कर आए हैं। लेकिन वार्ता तो मैं करूंगा, तो सारा इनाम मैं लूंगा। चलो पहले वार्ता कर लेते हैं, तब कुछ सोचते हैं। दोनों राजकुमारी के सिपाही के पास पहुँचे। कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हम दूत हैं। हमें महाराजा रणजीत सिंह ने शांति वार्ता करने भेजा है। एक बार राजकुमारी जी से बात करा दीजिए। जो भी बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं राजकुमारी का बहुत खास हूँ। जीत और सिपाही दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह महाराजा रणजीत सिंह का फिर दरबार लगा और सभी जीत और धनराज के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। बाकी मंत्री भी अपने अपने विचार दे रहे थे, लेकिन चतुरु चुपचाप बैठा था। तभी राजमहल का सबसे समझदार घोड़ा दौड़ता हुआ आया, और ये क्या, उसकी पीठ पर धनराज की लाश थी, जिसमें एक तलवार घोपी हुई थी और एक संदेश पत्र भी था। ये कैसे हो सकता है? धनराज मारा गया, लेकिन जीत कहाँ है? ये लड़की अपनी औकात भूल गई है और अब हद ही पार हो गई है। ये संदेश पत्र हमें दो। सिपाही ने आगे बढ़कर धनराज को घोड़े से उतारा और तलवार बाहर निकालकर संदेश पत्र निकालकर राजा के हाथ में दिया। राजा ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में खून उतर आया और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, अब और नहीं। कहानी जारी रहेगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजमहल में घोड़े पर धनराज की लाश आई थी, जिसमें एक पत्र था, जिसे पढ़कर राजा रणजीत की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि जीत का भी कोई अता पता नहीं था। अब आगे। युद्ध की सभी तैयारियां करके यहाँ से प्रस्थान करो। अब राजा विक्रम सिंह का नामो निशान मिटाना ही होगा। ये 2 दिन की लड़की अब हमसे युद्ध करेगी। रणजीत ने युद्ध की तैयारी करवाई और महल से राजकुमारी वैशाली की ओर प्रस्थान किया। शाम तक चलने के बाद राजा रणजीत और राजकुमारी वैशाली की सेना आमने सामने थी। राजकुमारी अपने कक्ष में आराम कर रही थी। एक सैनिक दौड़कर उसे आक्रमण की खबर सुनाने आया। राजकुमारी जी! क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राजकुमारी जी, राजा विक्रम ने हम पर आक्रमण कर दिया है। क्या? इतना बड़ा धोखा? जी राजकुमारी जी, और हमारी सेना तो किसी भी प्रकार की तैयारी में नहीं है। इतना बड़ा धोखा किया है राजा विक्रम सिंह ने कि झूठ बोलकर हमसे युद्ध करने चले आए। सिपाही, सबको खबर कर दो कि वो राजा विक्रम सिंह को मुंह तोड़ जवाब दे। हमें इनके आगे कमजोर नहीं पड़ना है। मैं भी युद्ध स्थली पर पहुंच रही हूँ। सैनिक राजकुमारी का आदेश पाकर वहाँ से चला गया। राजकुमारी इस आक्रमण से बहुत आहत हुई और फिर वह भी अपने युद्ध की पोशाक पहनकर, हाथ में तलवार लेकर और अपने बिजली से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर युद्ध करने चली गई। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही थी। राजकुमारी का चेहरा ढका हुआ था। उसने राजा से युद्ध करना शुरू कर दिया। राजकुमारी, तुम इतनी हठी हो कि तुम बिना युद्ध किए नहीं मानी। हाँ, हठी हूँ, लेकिन धोखेबाज और पीछे से हमला करने वाली नहीं हूँ। वैशाली ने तलवार से रणजीत पर वार किया। रणजीत ने भी उसका पलटवार किया। ये भी सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अच्छा, तो अब हम चोर हैं? चोरी से आक्रमण आपने किया है और चोर अब हम हैं। तलवार से वार करती है। तुम्हारे पास 2 दूत शांति वार्ता करने भेजे थे, तो तुमने उन्हें मार दिया और हमें ललकारा। फिर कैसी चोरी और धोखा? क्या? लेकिन जब वो दोनों आए तो हमने तो शांति के लिए हाँ कर दी थी, और आज रात को ही हम अपनी सेना के साथ अपने राज्य वापस लौट रहे थे। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि जीत कहाँ गायब हुआ है। राजकुमारी गुस्से से भरी थी। वो बार बार तलवार से वार कर रही थी। वहीं रणजीत ने भी उसको पलटवार किया। तभी राजकुमारी वैशाली के चेहरे से वो नकाब हट गया। राजकुमारी वैशाली बहुत ही खूबसूरत थी। रणजीत की तलवार वहीं रुक गई। उसने अपनी सेना को युद्ध रोक देने का आदेश दिया। युद्ध रुक गया। सैनिक आराम करने लगे।
राजकुमारी जी, मैं कभी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हमारे दूत ने धोखा किया है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अगर राज्य चाहिए तो मैं बिना युद्ध के भी दे सकता हूँ। मुझे राजा रणजीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा रणजीत ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। राजकुमारी रणजीत के महल चली गई। चंद्रकांता अपने कक्ष में घूम रही थी, तभी वहाँ जीत का प्रवेश हुआ। तुम भी जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो रहना ही पड़ेगा महारानी जी। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम भी धनराज के साथ। नहीं नहीं, धनराज को मैंने ही मारा था। लेकिन धनराज को क्यों? मैंने जो काम करने भेजा था बस वही करना था ना? वही काम तो किया है। राजकुमारी युद्ध लड़ने के लिए मना कर चुकी थी। धनराज यहाँ आकर बता ना दे, इसलिए उसे मारकर भेजा और साथ में मैंने एक पत्र भी लिख दिया। अब तक तो दोनों मारे जा चुके होंगे और सैनिक भी आपस में लड़ गए होंगे। दुश्मन भी गए और लाठी भी ना टूटी। दोनों हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी को किसी की नजर लग गई, क्योंकि तभी बाहर से आवाज आने लगी, महाराजा रणजीत सिंह की जय हो। लगता है ये वापस आ गया। हाँ तो तुम क्या चाहते थे कि वापस ना आए? मैं सिर्फ वैशाली को मरते हुए देखना चाहती थी। महाराज इतने गुस्से में गए थे तो तुमको लगता है क्या वो जिंदा बचेगी? चलो अब चलकर देखते हैं। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि राजकुमारी वैशाली अब रानी बन चुकी थी। दोनों के गले में फूल मालाएं थीं। चंद्रकांता ये देखकर आग बबूला हो गई और जीत के भी पसीने छूट गए। जीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया और रानी वैशाली ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी। घर में आते ही खून कर दिया। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकांता तंत्र मंत्र जानती थी, इसलिए वो सिद्धि पर बैठ गई। मैं इस वैशाली को सबक सिखा कर ही रहूंगी। मेरी ये तंत्र विद्या उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। रणजीत ने भी चंद्रकांता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। रणजीत ने ये बात वैशाली को जाकर बताई। पता नहीं चंद्रकांता को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मैं अब बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जिससे जो मांगो मिल जाएगा, और मैं ये बात भूल ही गई थी। तो अब क्या मांगेंगे हम इससे? अभी बाहर चलो, फिर दिखाती हूँ। वैशाली रणजीत को बाहर ले गई और अंगूठी से कहा, जादुई अंगूठी, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो अदृश्य हो और जहाँ हम शांति से रह सकें। रणजीत के महल के सामने ही एक ऐसा महल बनकर तैयार हो गया जो सिर्फ वैशाली और रणजीत ही देख सकते थे। दोनों जल्दी से उस महल के अंदर गए। वो बहुत ही सुंदर था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना सुंदर भी कोई महल हो सकता है। लेकिन इस महल की खास बात ये है कि रात्रि में ये सबको दिखाई देगा, जबकि दिन में अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आता हूँ। रणजीत ने अपने दरबार में पहुंचकर घोषणा की कि अब वह राजकुमार वीर को राजा घोषित कर रहा है। राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंपकर रणजीत भी वहां से अदृश्य महल में चला गया और शांति से जीने लगा।